मुख्यमंत्री कौन बने क्या बने, ये हमारे विधायक दल की एक बैठक होगी, उसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा। आप 9 दिन मास्क मत बेचिए मंदिर के आगे, हम घंटी बजा रहे हैं और सामने मास्क दिख रहा बकरा करते हुए। आज तुम्हें पूर्वांचल की ध्यान आ रही है, जब कोरोना काल में वो बेटा हमारे घर में राशन लेके आता था, वो हमारे वैक्सीन लगवाता था, हमारे इतने काम करता था, तब तुम कहाँ थे? जो मोदी जी स्कीम लेके जाते, स्कीम जो मोदी जी की आती है, अगर मोदी जी उज्ज्वला गैस योजना चला रहे हैं तो वो उन्हें इंडिया में रह रहे 20 करोड़ मुसलमानों को भी मिल रहा है, ऐसा नहीं कि हिंदुओं को मिल रहा है। नमस्कार, मैं हूं मीना और स्वागत है आप सभी का डीएनए के दिल्ली पॉलिटिकल लीग में। और आज एक बार हम फिर से हैं पटपड़गंज विधानसभा में और यहां से जो जीतने वाले उम्मीदवार हैं वो है बीजेपी के रविंदर सिंह नेगी जी। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में और आपको बहुत ढेर सारी बधाइयाँ इस चुनाव में जीतने के लिए। नमस्कार जी सर, आप इस सफलता का जो मुख्य कारण है वो किसको मानते हैं? ये सफलता हमारे शीर्ष नेतृत्व, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हम जीते हैं। और कहीं ना कहीं मोदी जी पे विश्वास से दिल्ली की 2 करोड़ जनता ने जताया और मोदी जी को नेतृत्व करने का, डबल इंजन की सरकार को नेतृत्व करने का मौका दिया। जी, आपको सर ये आपके जो चुनावी मुद्दे थे वो वोटरों को बहुत लुभा गए, बहुत पसंद आ गए। तो आपने जो वादे किए उसकी क्या योजना है आगे इसको पूरा करने के लिए, क्या रोड मैप है? वो सारी योजनाएं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वो योजनाएं बनी थी और सरकार आ गई है, तो उनमें सब में काम होगा। जिस प्रकार 2500 रुपये जो महिलाओं को हमने किए, वादे किए, वो बिल्कुल मोदी जी ने कहा है कि महिला दिवस है मार्च में, उससे पहले पहले हम खाते में डालेंगे। अच्छा। और बिजली पानी जो फ्री की योजनाएं थी, बस की योजनाएं थी, वो सारे एज ए टीच रहेंगी, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। लोगों को बिजली भी फ्री मिलेगी, लोगों को पानी भी फ्री मिलेगा, लोगों को तीर्थ यात्रा भी फ्री मिलेगी, लोगों को बस भी फ्री मिलेगी। जो उसमें ऐड ऑन होगा कुछ चीज़ें, पर अभी एज ए टीच रहेगा, कोई हटेंगी नहीं बदलाव उसमें, नहीं। है ना। और उसमें ऐड ऑन करेंगे कुछ चीज़ जो बदलने वाली होंगी। और इसी प्रकार जो पेंशन है, वो पेंशन कहा था मोदी जी ने 60 साल वाली 2,500, 2 से 2.5, और 70 साल वाली 2.5 से 3, अच्छा। और 10 लाख रुपए का हर व्यक्ति का इलाज आयुष्मान भारत से 5 लाख का मिलेगा, और 5 लाख रुपए का दिल्ली सरकार, जो हमारी सरकार भाजपा की, वो देगी। तो सारी स्कीमें लागू रहेंगी और जो हमने कहा है वो वादा करेंगे पूरा। और मोदी जी जो सीवरेज की प्रॉब्लम के लिए भी मोदी जी ने कहा है, उसमें हमने रोड मैप हमने तैयार कर दिया है। अभी जब तक सरकार नहीं बन रही, जब तक मैंने 4-5 दिन का अपना रोड मैप तैयार कर दिया है। अच्छा। जहाँ जहाँ बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है सीवरेज की, जहाँ ओवरफ्लो है, वहाँ अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। और स्वयं विजिट करने, मैं आज से कल से मैंने कर दी विजिट चालू। तो मुझे लगता है कि हम जो हमने वादे करे हैं उनमें पूरा करेंगे। जी, अवध ओझा और अनिल चौधरी आपके खिलाफ यहाँ से लड़ रहे थे, तो उनको इस बार मुंह की खानी पड़ी है। इसमें आपकी क्या यूएसपी रही कि जनता ने आपको चुना? वो मेरी यूएसपी इसलिए रही, मैं पिछली बार विधानसभा चुनाव लड़ा सिसोदिया जी के आगे, और दिल्ली का मालिक थे और बहुत बड़े आदमी थे, डिप्टी सीएम थे, और उनकी सुनामी चल रही थी, 62 सीट दिल्ली में आई थी। उस सुनामी में मेरे से हारते हारते बचे और मैं जीतते जीतते बचा। मैं मात्र 3,000 से हारा, और तब से लेकर मैं 5 साल लोगों के सुख में दुख में रहा, कंटिन्यू रहा। क्योंकि विधायक तो 2 साल जेल में रहा और 3 साल बाहर भी रहा, तो कुछ काम नहीं करा। तो मैंने सारे जनता के काम किए, और उन कामों के फलस्वरूप मुझे, जब मैं वोटिंग में, जब मैं जनता के बीच में जा रहा था, तो जनता मुझे खुल के आशीर्वाद दे रही थी। जनता कह रही थी ये वो बेटा है, जब मेरी नाली ब्लॉक थी तो ये बेटा मेरी नाली साफ करवा रहा था। कोई कह रहा था मेरे बच्चे का एडमिशन कॉलेज स्कूल में नहीं हो रहा था, इस बच्चे ने प्रिंसिपल से बात करी, एडमिशन कराया। सब अपनी अपनी चीज़ें बता रहे थे। कोई कह रहा था मेरा आधार कार्ड बना है, कोई कह रहा था मेरा वोटर कार्ड बना है। तो ऐसे लोगों के बीच में जब प्यार मिला, तो वो प्यार मुझे ही मिला। क्योंकि ये जो आए थे पैराशूट से, ओझा जी, जो अपने आप को शिक्षाविद बोलते थे, जो कहते थे मैं दुनिया भर आईएएस बना दूंगा, पर ये व्यापार करते थे, ये व्यापार करते थे। मतलब पढ़ाई में भी व्यापार चलता था इनका। इन्होंने निःशुल्क को भी पढ़ाई नहीं, 8-8 लाख रुपये फीस थी, पर जनता को जिस प्रकार बेवकूफ़ बनाया, जनता नहीं आई उनकी झांसी में। उन्होंने पूर्वांचल कार्ड भी खेलने की कोशिश करी, पर लोगों ने कहा कि भाई आज तुम्हें पूर्वांचल की ध्यान आ रही है, जब कोरोना काल में वो बेटा हमारे घर में राशन लेके आता था, वो हमारे वैक्सीन लगवाता था, हमारे इतने काम करता था, तब तुम कहाँ थे? तो उनके पास जवाब नहीं था। लोगों ने उनको नकारा और उनको बहुत ही कम 33% वोट मिला उनको। दूसरा, अनिल चौधरी जी कांग्रेस के बहुत दिग्गज नेता थे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, विधायक रहे, काउंसलर रहे। उन्होंने भी गुजरवाद चलाने की कोशिश करी, गुजर समाज से आते थे। पर यहाँ जो गुजर समाज है, वो उनके साथ मेरा दिल का रिश्ता है। क्योंकि उनके घर में जो भात का कार्यक्रम होता है उसमें मैं पहुँचता हूँ।
उनके यहाँ कोई डेथ होती है कुल्ला करने मैं पहुँचता हूँ। तो उनको लग रहा था कि जो ये बच्चा हमेशा हमारे बीच में आया और आज अनिल चौधरी पूरे 10 साल गायब रहा और अब उसको इन गुर्जर समाज की याद आ गई, तो उसको भी नकारा लोगों ने। तो इसलिए सर्व समाज का मुझे वोट मिला, इसीलिए पूर्वी दिल्ली की सबसे बड़ी विक्ट्री मेरी हुई। 74,000 वोट मुझे मिला और मैं 28,076 वोट से जीता। और अगर प्रतिशत की बात करेंगे तो दिल्ली में टॉप 5 में मैं 54% मुझे वोट मिला, 54.5%। जी सर, जैसे अवध ओझा का आपने जिक्र किया, दूसरी तरफ हम आम आदमी पार्टी को देखते हैं 62 से 22 सीटों पर आ गई। आपको क्या लगता है, आम आदमी पार्टी का भविष्य कुछ दिखता है या क्या देखते हैं उनकी स्थिति को आप? जिसका मुख्यमंत्री पद का व्यक्ति हार गया हो, जिसका डिप्टी सीएम हार गया हो और जिसकी पार्टी के मुख्य नेता सारे मंत्री हार गए हों, तो उसका भविष्य क्या होगा? ये कुछ दिनों के लिए गुब्बारा फूला था, अब गुब्बारा फिर मतलब नीचे उसकी हवा निकल चुकी है। लोग इनके झूठे वादों में जो 10 साल फंसे, अब लोगों को समझ में आ गई ये लोग सिर्फ भ्रष्टाचार करते हैं, शराब की दलाली करते हैं, ये लोग सिर्फ अराजकता फैलाते हैं, ये लोग सिर्फ दंगे में विश्वास करते हैं। इन लोगों ने 12 सालों में दिल्ली में मूलभूत चीज़ साफ पानी, जिसका हमें हक है, हमारे मौलिक अधिकार है, संविधान में भी लिखा है कि क्षेत्र जनता को पानी साफ देना चाहिए, वो साफ पानी नहीं दिया। इन्होंने सीवर साफ नहीं करे, इन्होंने यमुना माँ का अपमान किया, इन्होंने यमुना माँ के बारे में बोल दिया कि माँ यमुना को साफ करके वोट नहीं मिलते। तो इतनी जब इन्होंने बातें कही तो लोगों को समझ में आ गई, दिल्ली के लोगों को, कि ये लोग अराजक लोग हैं। सिर्फ एक धर्म की बात करते थे ये, उस धर्म को जाति को लेकर इन्होंने चुनाव लड़ा और जनता ने दिखा दिया इनको क्या इनका अंजाम हुआ। सर, जैसे धर्म और जाति पर बात हो रही है, कुछ लोगों का ऐसा मानना है या कांग्रेस आरोप लगाती है या जो विपक्षी पार्टियां वो कहती हैं कि भाजपा इस तरह की राजनीति करती है कि एक विशेष समाज को डर लगता है। तो इस डर को इस पटपड़गंज में आपको क्या लगता है कि ऐसी भावना है या वो सिर्फ एक भ्रम है कि विपक्ष की तरफ से फैलाया जा रहा है? विपक्ष तो भ्रम फैलाता है। देखो, कोई किसी की जो गलत काम करता है उसकी कोई जाति नहीं होती, ना उसका कोई धर्म होता है। अगर कोई भी गलत काम कर रहा हो किसी भी जाति का तो गलत है। और दूसरी बात रही आज सबका साथ सबका विश्वास, जो मोदी जी स्कीम लेकर जाती, स्कीम जो मोदी जी की आती है, अगर मोदी जी उज्ज्वला गैस योजना चला रहे हैं तो वो उन्हें इंडिया में रह रहे 20 करोड़ मुसलमानों को भी मिल रहा है, ऐसा नहीं कि हिंदुओं को मिल रहा है। आज स्वच्छ भारत के तहत शौचालय बन रहे हैं गाँव में, तो वो मुस्लिम भाइयों को भी मिल रहा है। आज अस्पतालों में जो फ्री इलाज हो रहा है तो वो मुस्लिम भाइयों को भी हो रहा है। आज आयुष्मान कार्ड अगर यूपी में बनाए हैं तो उन मुसलमान भाइयों को भी बने हुए हैं। आज रामपुर में अगर 200 घर दिए आवास योजना के तहत प्रधानमंत्री, तो वो मुसलमान भाइयों को दिए, चाहे उन्होंने एक वोट नहीं दिया वहाँ से, पर उनको दिए। हमारी पार्टी का मूल मंत्र है सबको साथ लेना। खाली डराने का काम 70 सालों से कांग्रेस ने करा। उन्होंने दलितों को डराया कि बीजेपी आएगी तो संविधान खत्म करेगी, उन्होंने मुसलमानों को डराया कि बीजेपी आएगी तो तुम्हें खत्म करेगी। उन्होंने कभी इनको पढ़ने नहीं दिया, दलितों को पढ़ने नहीं दिया, उनको सही से आगे नहीं बढ़ने दिया, क्योंकि इनको लगता था कि हमारा वोट बैंक रहे। पर जब से बीजेपी आई तो मेरे जितने भी दलित भाई हैं, जितने भी मेरे भाई हैं, उनको आत्मविश्वास आया और आत्मसम्मान आया। आज वो कंधे से कंधा मिला के भारतीय जनता पार्टी के साथ चलते हैं और आज दिल्ली में इसी का परिणाम है, हम 6 एससी सीटें जीत के आए हैं। बहुत अच्छी बात है। दूसरा हम देखते हैं कि अभी जैसे हम आम आदमी पार्टी की बात कर रहे थे, अभी आपने पंजाब की खबरें अगर देखी होंगी तो वहाँ कांग्रेस और बीजेपी दोनों दावा कर रहे हैं कि पंजाब में भी आम आदमी पार्टी जो है वहाँ बवाल मचा हुआ है, यह स्थितियाँ और ख़राब हो सकती हैं। तो ये अभी जो पूरा सिनेरियो चल रहा है आम आदमी पार्टी के साथ और पंजाब की स्थिति को आप कैसे देखते हैं? पंजाब में अभी चुनाव के बीच में दिख रहा था, जिस संविधान रचयिता बाबा भीमराव अम्बेडकर भारत रत्न को हम मानते हैं, पूरा देश उनके आदर्शों में चलता है, माननीय प्रधानमंत्री जी सब लोग उनको पूछते हैं। आज जिस तरह से उनकी प्रतिमा को तोड़ने का प्रयास आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने करा पंजाब में, सबने देखा किस प्रकार ये लोग बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं इस समाज के लिए, पर जब धरातल में ये लोग अपमान करते हैं बाबा साहब का, तो पूरी दुनिया ने देखा जो बाबा साहब का जो अपमान करते हैं उसका श्राप कहीं ना कहीं दिल्ली में इनको लगा। और दिल्ली में जितने दलित भाई थे, जितने एससी समाज के लोग थे, उन्होंने इनको वोट नहीं दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग अपमान करते हैं। और दूसरा, पंजाब में जिस प्रकार खालिस्तान को जो बढ़ावा देने का काम, जो खालिस्तानी लोगों से फंड लेकर चुनाव जीतने का काम जो इन्होंने करा, और जो वहाँ पे आतंकवाद जो अब खालिस्तान चरम सीमा में चल रहा है, वो कहीं ना कहीं इस आम आदमी पार्टी की देन है और इसकी वजह से ही वहाँ सब चीज़ें हो रही हैं। तो मुझे लगता है कि वहाँ का भी सिनेरियो बदलेगा और ये इनकी सरकार वहाँ से भी जरूर हटेगी, बीच में ही हटेगी।
तो आम आदमी पार्टी की स्थिति अब बहुत अच्छी भविष्य में नहीं दिखाई देती, बिल्कुल ऐसा आपको लगता है? बिल्कुल भविष्य में कोई इनकी स्थिति ठीक नहीं रहेगी। जनता इनको जान चुकी है, जनता इनको पहचान चुकी है। जो केजरीवाल जिसके चेहरे पे चुनाव लड़ा यार दिल्ली का, वो व्यक्ति हार गया हो, सिसोदिया जिसके चेहरे पे चुनाव लड़ा यार तो वो व्यक्ति हार गया हो, सौरभ भारद्वाज जो अपने आप को बहुत बड़ा आदमी समझता था उसको वो हार गया हो, सत्येंद्र जैन हार गया हो, सोमनाथ भारती हार गया हो, तो आप सोचो इस पार्टी में बचा ही क्या है। जी, पटपड़गंज को लेकर के आपने जो प्राथमिकताएं गिनाई, उसको धरातल पर लाने के लिए क्या रणनीति है अभी हाल फिलहाल में आपकी? मैंने फिर बताया आपको, मैंने अभी जल बोर्ड की एक बैठक ली है उनके अधिकारियों की। उनको मैंने 4 दिन का टास्क दे दिया है। मैंने उनको बोल दिया है कि 4-5 दिन के अंदर जहाँ भी पानी गंदा आ रहा है, जहाँ भी सीवर ओवरफ्लो है, आप उसको तुरंत तत्काल कार्रवाई में इसको काम ठीक करिए। और एजुकेशन जो स्कूल चल रहे हैं, स्कूलों में जो चीज़ें खाली बिल्डिंग चमक रही हैं और स्कूलों में पढ़ाई नहीं है, तो प्रिंसिपलों के साथ एक बैठक मेरी होने वाली है आजकल में। मैं उनको बोलने वाला हूँ कि भाई सारे अपनी पढ़ाइयाँ दुरुस्त करें, क्लासों में जाना चालू करें, और जो फालतू के काम जो दिल्ली सरकार ने पहले दिए थे उन कामों से हटें, और जो आपका काम है पढ़ाई का, पढ़ाई कराएं। और जो स्कूलों में जो मूलभूत चीज़, बाथरूम की दिक्कतें हैं, पानी की दिक्कत है, टैंकर जल बोर्ड से टैंकर जाता है पानी का वहाँ, वो चीज़ें सब दुरुस्त करें। इनको दिशा निर्देश दे दिए। अस्पतालों में बोल दिया गया है कि वहाँ भी जो कई चीज़ें नहीं अभाव है उन चीज़ों को ठीक करें। मतलब अपनी तरफ से हमने जो भी हमने करना है वो हमने कार्रवाई चालू कर दी है। ये भी कहा जा रहा है कि ये सारे जो काम हैं जो आप बता रहे हैं, शिक्षा को लेकर के पिछली जो सरकार थी, मनीष सिसोदिया ने भी यहाँ से इस तरीके के काम किए थे और उनको टैग मिला शिक्षा मैन। तो आप उनसे क्या अलग करने वाले हैं? नहीं, उन्होंने खाली बिल्डिंग बनाई, उन्होंने खाली दलाली खाई। जिस कमरे में 3 लाख रुपए लगने थे उस कमरे में 27 लाख रुपए लगाए, और कड़ी पत्थर TRN में स्कूल खड़े कर दिए। हमने सरिये और लेंटर में तो सुने थे स्कूल कि सरिये बिछते हैं, लेंटर डलता है स्कूलों में, बिल्डिंग इमारत बनती है जो 50 साल टिकती है। और हमने पहली बार देखा दिल्ली में कि TRN गाजर पत्थर में स्कूल बढ़ा दिए। आप सारे स्कूल TRN गाजर पत्थर बने, उनमें सरिया नाम का चीज़ नहीं है। तो वो 30-30 लाख रुपए के कमरे बने, वो लोग देख रहे हैं। पर हम जो देंगे, हम शिक्षा देंगे, चाहे इमारत छोटी हो पर शिक्षा बड़ी होनी चाहिए। शिक्षा में देश प्रेम वहाँ पढ़ाना नहीं चाहिए, देश प्रेम खुद आना चाहिए। देशभक्ति वाली कला से ही इन्होंने दी। मतलब देशभक्ति मेरे अंदर पढ़ के थोड़ी आएगी, मेरे अंदर आत्मा से आएगी। तो वो जो इन्होंने करी उन चीज़ों को हम बदलाव करेंगे, और बच्चों को सही में शिक्षा शिक्षा देने का चीज़ अच्छी शिक्षा देंगे बच्चों को। जी, PM मोदी के साथ आपकी जो घटना हुई पैर वगैरह छूने की, आपको क्या लगता है उसका असर यहाँ के वोटरों पर भी पड़ा? नहीं, वो उनका मुझे आशीर्वाद मिला, और उनका तो हर जो भी चुनाव लड़ रहा था इस विधायक का बीजेपी से, उसको सबको आशीर्वाद मिला। और मुझे लगता है ये बहुत बड़ी जीत हमारे प्रधानमंत्री जी की है। जिस प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली की जनता को समझाया बड़े प्यार से, और उनको बताया कि 12 साल से आप आपदा से जूझ रहे हैं, आपका सांस लेना भी आपातकाल है, आपको पानी भी साफ नहीं मिल रहा। तो लोगों को समझाया, लोगों को समझ में आई, और ये जीत माननीय प्रधानमंत्री जी की जीत है। हम जो जीत के आए हैं, और उनकी अगुवाई में डबल इंजन की सरकार दिल्ली में एक ऐसा काम करेगी, तो अब मुझे लगता है आने वाले 25 साल तक लोग भाजपा को भूलेंगे नहीं। जी, आपको क्या लगता है कि बीजेपी की तरफ से आप CM फेस हो सकते हैं, या आपको कोई मंत्री पद या कुछ इस तरीके की उम्मीद है? नहीं, हमें कोई उम्मीद नहीं है। हम एक मध्यम परिवार, एक गरीब परिवार से आते हैं, और हम विधायक बन गए हम अपनी भाजपा पार्टी की कृपा से और अपने प्रधानमंत्री की कृपा से। हमारे लिए इतना ही बहुत है। और बाकी मुख्यमंत्री कौन बने, क्या बने, ये हमारे विधायक दल की एक बैठक होगी, उसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा। उस नेता को शीर्ष नेतृत्व चुनेगा, और शीर्ष नेतृत्व जिसको चुनेगा, 48 विधायक हैं, उसमें से कोई भी, सारे हमारे 48 के 48 लोग CM के लायक हैं। प्रवेश वर्मा को लेकर के क्या चांसेस? नहीं, वो मैं फिर कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ 48 के 48 लोग CM के लायक हैं। उसमें से किसी को भी पार्टी CM बना देगी, और जिसको पार्टी विधायक दल का नेता बनाएगी उसी को सर्वसम्मति से आपके सामने 3-4 दिनों के अंदर CM घोषित कर दिया जाएगा। अभी मार्च में नवरात्रि आने वाले हैं, तो उसके लिए क्या तैयारियां हैं? उसके लिए बिल्कुल तैयारी है। उसके लिए अपने हिंदू त्योहारों को हम बड़े बढ़ चढ़ के मनाते हैं। मैं काउंसलर रहते हुए भी, निगम पार्षद रहते हुए भी, मैंने जितने मांस की दुकानें थी जो मंदिर के आसपास, मैंने सब बंद करा दी थी। और मैंने उनसे निवेदन किया था, भाई बंद करिए आप, क्योंकि त्यौहार है हमारे हिंदुओं का। तो उन्होंने बंद भी किया। पर वो कुछ ठेकेदार हैं जो मुस्लिमों के ठेकेदार होते हैं, उनके पेट में पीड़ा हो जाती है, दर्द हो जाता है। जब वो मुस्लिम करते हैं, ओवैसी अगर मुस्लिम करता है हैदराबाद से, तो किसी को दिक्कत नहीं होती, कोई कुछ नहीं बोलता उसके खिलाफ। पर अगर रवि ने कि हिंदू बोले, तो लोगों को पीड़ा हो जाती है कि हिंदू मुस्लिम करता है।
मैं सनातनी हूँ, अगर मैं हिंदू हिंदू नहीं करूँगा तो मैं, अगर मैं हिंदुस्तान में हिंदू हिंदू नहीं करूँगा तो मैं पाकिस्तान में जाके हिंदू हिंदू थोड़ी करूँगा। अगर मेरे मेरे त्यौहार हैं, मेरे त्योहारों में अगर मैं मांस की दुकान बंद ना कराऊँ अपने क्षेत्र में, तो फिर लानत है मेरे को हिंदू होना। तो आपको लगता है कि क्या इस वजह से दूसरे समुदाय पर कोई असर पड़ने वाला है, कोई चिंता या शंका उनके मन में पैदा होने वाली है? हम उनका कोई व्यापार थोड़ी बंद कर रहे हैं, हम तो उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, भाई अगर मंदिर के आगे आपकी दुकान है तो आप 9 दिन बंद रखिए। हम उनसे गुजारिश कर रहे हैं, आप 9 दिन मांस मत बेचिए मंदिर के आगे। हम घंटी बजा रहे हैं और सामने मांस दिख रहा बकरा कटते हुए, बकरा लटका हुआ, तो हमें कैसे सहन होगा? तो इसलिए जो पहले की सरकारें जिन्होंने करा, हम उनमें नहीं जाएंगे, पर हम अपना काम बहुत ईमानदारी से और सबको साथ लेकर चलेंगे और करेंगे। थैंक यू सो मच सर। और इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग इंटरव्यूज़ को देखने के लिए जुड़े रहें DNA के साथ।